हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर क्रॉप फिजियोलॉजी का पार्ट 2 टॉपिक 2 वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों का जो सब्जेक्ट है जिसकी हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है क्रॉप फिजियोलॉजी, और इसके फादर हैं स्टीफन हेल्स। सब्जेक्ट का नाम है क्रॉप फिजियोलॉजी, फादर है स्टीफन हेल्स, और सब्जेक्ट कोड है दोस्तों CPH-YS-121, CPH-YS-121। और टाइटल ऑफ टॉपिक सिलेबस के अनुसार टॉपिक दूसरा है प्लांट सेल, मतलब पादप कोशिका। तो दोस्तों, हमें पादप कोशिका पढ़ना है, उससे पहले हमें कोशिका के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कोशिका क्या होता है। वैसे तो दोस्तों, कोशिका के हम लोग आसान भाषा में एक परिभाषा बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में हमें लिखना है, इसलिए हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो और अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः जन्म की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिससे वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। तो दोस्तों, इसे समझिए, सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः जन्म की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जीवन कहा जाता है। दोस्तों, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है। दोस्तों, छोटे छोटे कोशिका मिलके निर्माण करते हैं। तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की, जो कि मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जिस कोशिका की खोज की थी वह मृत कोशिका थी। तो दोस्तों, जीवित कोशिका खोज किसने किया है? तो चलिए देखते हैं जीवित कोशिका खोज किसने किया है। सजीव कोशिका खोज एंटोनी वन लीeuwenhoek ने किया है। एंटोनी वन, दोस्तों लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, एंटोनी वन लीeuwenhoek ने किया है, और इसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। एंटोनी वन लीeuwenhoek फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है इनको, और इन्होंने सबसे पहले जीवाणु को भी देखा था। एंटोनी वन लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, और सबसे पहले इन्होंने जीवाणु को देखा था, और सजीव कोशिका की खोज भी इन्होंने ही की थी। अब देखते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, के शर्मा। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन दोस्तों? के शर्मा। अब चलिए देखते हैं कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन और स्वान के अनुसार, स्लाइडेन और स्वान के अनुसार सन 1838 से 3900 ईस्वी में इन्होंने यह कोशिका सिद्धांत दिया है। कोशिका सिद्धांत के 3 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। दोस्तों, 3 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। प्रत्येक जीव एक या एकाधिक कोशिकाओं से बना होता है। दोस्तों, प्रत्येक जीव, जो भी जीव है, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ होता है। अगला है, प्रत्येक जीव में कोशिका मौलिक संरचनात्मक एवं सांगठनिक इकाई है। प्रत्येक जीव में कोशिका मौलिक संरचनात्मक एवं सांगठनिक इकाई है। और तीसरा है, कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्वोपस्थित कोशिकाओं से होती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि किसी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यही मतलब है दोस्तों इसके पहले का। अब दोस्तों, इनमें एक दोस्त था, इन्होंने कोशिका का निर्माण कहाँ से हो रहा है इसके बारे में नहीं बताया था। तो उसको बताने के लिए आए थे एक साइंटिस्ट, रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। रूडोल्फ विर्चोव वैज्ञानिक का नाम था। इन्हें आधुनिक कोशिका सिद्धांत का पिता कहा जाता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत का पिता कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जितनी पूर्ववर्ती कोशिका हैं, मतलब दोस्तों जो कोशिका मर जाती हैं उसी से नई कोशिका का निर्माण होता है। जो पुरानी कोशिका हैं उन्हीं से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो स्लाइडेन और स्वान ने 3 कोशिका के बारे में 3 बात बताई थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने ये नहीं बताई थी कि कोशिका निर्माण कहाँ से होता है। तो उसको बताने के लिए रूडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि
जितनी पूर्ववर्ती कोशिका है, मतलब जो पुरानी कोशिका है उसी से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये हो गया कोशिका सिद्धांत। अब दोस्तों एक कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद दोस्तों वायरस है। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। जो वायरस दोस्तों कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अब कोशिका को दो वर्गों में बांटा गया है। कोशिका को दो वर्गों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो इसको मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ। दोस्तों पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल। तो दोस्तों इसमें देखिए पहले से प्रो आ रहा है। प्रो मतलब पुरानी। दोस्तों समझने के लिए सिर्फ प्रो मतलब पुरानी, प्रो मतलब पुरानी। तो दोस्तों इसे मतलब पुरानी कोशिका आएंगी। इसमें सिर्फ पुरानी कोशिका आएंगी। और दोस्तों इसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है। केंद्रक जो होता है दोस्तों अस्पष्ट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है। और दोस्तों केंद्रिका नहीं पाई जाती है। केंद्रिका नहीं पाई जाती। तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। केंद्रिका नहीं पाई जाती है। और दोस्तों केंद्रिका जो है, केंद्रिका की खोज किसने की है? फोंटाना। दोस्तों एक वैज्ञानिक है फोंटाना, उन्होंने केंद्रिका खोज की है। तो दोस्तों यूकैरियोटिक सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से जीव आ जाते हैं? जैसे शैवाल हो गए, जीवाणु हो गए, शैवाल जीवाणु आदि दोस्तों बहुत से जीव आते हैं। तो दोस्तों ये हो गया प्रोकैरियोटिक। आप लोग फिर बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी कोशिका, इसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है और केंद्रिका नहीं पाई जाती है। केंद्र में झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। और इसमें शैवाल जीवाणु आदि जैसे जीव आते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। अब चलते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सॉरी यूकैरियोटिक। तो उसमें इसमें इसे मतलब यू मतलब न्यू, यहाँ से समझिए आप लोग, न्यू इसे समझ लीजिए समझने के लिए या सिर्फ। तो दोस्तों इसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है। केंद्रक अस्पष्ट होता है। केंद्रक के ऊपर झिल्ली भी पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है इसमें। और दोस्तों इसमें केंद्रिका भी पाई जाती है। फिर से इसे सुनिएगा यूकैरियोटिक कोशिका को। यूकैरियोटिक मतलब दोस्तों आप लोग इसे न्यू समझिएगा, इसे नई कोशिका भी कहा जाता है। इसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है। केंद्रिका के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, सॉरी केंद्रक के ऊपर झिल्ली पाई जाती है और केंद्रिका भी पाई जाती है। तो दोस्तों ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब चलते हैं दोस्तों जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण के आधार पर दो भागों में बांटा गया दोस्तों, जंतु जगत और पादप जगत। तो हम लोगों को इसमें पढ़ना है पादप जगत। पादप, हम लोगों को पादप जगत पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग लिखते चलिएगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को अंतर बता देते हैं, कुछ दो चार अंतर बता देते हैं ताकि आप लोग को जानने में आसानी हो। जंतु जगत और पादप जगत में क्या अंतर है? तो दोस्तों ये हो गया जंतु जगत, जंतु, पादप। तो दोस्तों जो जंतु होता है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और दोस्तों पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और अगला है रिक्तिका। जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है। और तीसरा है
केंद्रक बीच में पाया जाता है। जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में पाया जाता है और पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की तरफ पाया जाता है। इसमें दोस्तों बीच में पाया जाता है केंद्रक, और इसमें परिधि की तरफ पाया जाता है, परिधि की तरफ पाया जाता है। और दोस्तों अगला है लवक नहीं पाया जाता। जंतु में लवक नहीं पाया जाता, लवक नहीं पाया जाता, और इसमें लवक पाया जाता है दोस्तों। इसमें लवक सॉरी जंत अगला देखते हैं पादप जगत पादप कोशिका। पादप कोशिका में देखते हैं जंतु कोशिका में देखते हैं कोशिका विभाजन खांच विधि द्वारा होता है। दोस्तों जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन खांच विधि द्वारा होता है, और पादप कोशिका में कोशिका पट्ट विधि द्वारा होता है। कोशिका विभाजन कोशिका पट्ट विधि द्वारा। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन खांच विधि द्वारा होता है, और पादप कोशिका में कोशिका विभाजन कोशिका पट्ट विधि द्वारा होता है। और दोस्तों अगला है बहुत महत्वपूर्ण अंतर, जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन इकट्ठा होता है। जंतु में ग्लाइकोजन जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन इकट्ठा होता है, और पादप में दोस्तों स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में होता है। तो दोस्तों ये थे कुल महत्वपूर्ण अंतर। फिर से हम आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है। जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में पाया जाता है, पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की तरफ पाया जाता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। और लवक की खोज दोस्तों हैकेल ने की है, लवक की खोज हैकेल ने की है। और पांचवा कोशिका विभाजन खांच विधि द्वारा होता है, और पादप कोशिका में पट्ट विधि द्वारा होता है कोशिका विभाजन। और अगला है भोजन ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुल पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। अब चलते हैं दोस्तों हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है प्लांट सेल, उस पे। तो दोस्तों हम लोग आ गए प्लांट सेल। प्लांट सेल दोस्तों कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं प्लांट सेल स्ट्रक्चर। दोस्तों इसको समझाने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे नहीं, इसलिए हम इसको आप लोगों को सिर्फ दिखा दे रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा, इसका हमसे पीडीएफ ले लीजिएगा आप लोगों को मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो दोस्तों आप लोगों ने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देख लिया। अब चलिए आप लोगों को समझाते हैं कोशिका भित्ति। दोस्तों प्लांट सेल में सबसे पहले कोशिका भित्ति पाई जाती है, और उसके बाद जीव द्रव्य कला। जीव द्रव्य कला में दोस्तों केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। सबसे पहले कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसके बाद जीव द्रव्य कला। जीव द्रव्य कला में एक केंद्रक पाया जाता है, एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग केंद्रक को बाद में देखेंगे, अभी कोशिका द्रव्य को देख रहे हैं। अब कोशिका द्रव्य में दोस्तों दो कोशिकांग पाए जाते हैं, एक निर्जीव कोशिकांग, एक सजीव कोशिकांग। कोशिका द्रव्य में दो कोशिकांग पाए जाते हैं, एक निर्जीव कोशिकांग, एक सजीव कोशिकांग। तो हम लोग निर्जीव कोशिकांग को बाद में देखेंगे, पहले सजीव कोशिकांग को देखते हैं। तो सजीव कोशिकांग में भी तीन प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं दोस्तों। एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, झिल्ली विहीन कोशिकांग। तो दोस्तों इसका हम आप लोगों को उदाहरण बता देते हैं। एकल झिल्ली वाले कोशिकांग का उदाहरण है दोस्तों लाइसोसोम। दोस्तों एक एक उदाहरण बताएंगे आप लोगों को। लाइसोसोम हो गया दोस्तों। और दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग का उदाहरण हो गया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, लवण आदि। और दोस्तों झिल्ली विहीन कोशिका का उदाहरण हो गया दोस्तों राइबोसोम आदि। तो दोस्तों ये था आपका कुल प्लांट सेल, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है।
और दोस्तों इसमें से कुछ चीज़ें बच जा रही हैं जिसको मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना के दिखा दूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप लोग इसका पीडीएफ हमसे ले लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।